आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, 23 लाख की लूट का बड़ा खुलासा। पुलिस और अभियुक्त के बीच हुई मुठभेड़। आरोपी ने बच्ची की हत्या के बाद की थी लूट। मृतक बच्चे की पिता का दोस्त है आरोपी के पास से 7 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। थाना इकोटेक पुलिस ने लूट का खुलासा किया है। मूल रूप से हस्तिनापुर का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। तो देखिए बड़ी खबर, मृतक बच्ची के पिता का दोस्त है आरोपी और आरोपी के पास से 7 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। थाना इकोटेक पुलिस ने लूट का बड़ा खुलासा किया है। मूल रूप से हस्तिनापुर का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, 23 लाख की लूट का बड़ा खुलासा किया है पुलिस की बड़ी सफलता। प्रिया राणा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बनी हुई है फोन लाइन पर। प्रिया राणा, 23 लाख की लूट का बड़ा खुलासा हुआ है, पुलिस की बड़ी कामयाबी है। कैसे ये आरोपी ने सफलता हासिल की लूट करने में? जी बिल्कुल, देखिए ये नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि देखिए सुतियाना में बच्ची की हत्या करने के बाद 23 लाख रुपए की लूट की गई थी, जिसके बाद देखिए कल देर रात पुलिस की टीमें गठित की गई थी, जिसके बाद देखिए मुठभेड़ में आरोपी को अरेस्ट किया गया है। वहीं बच्ची के पापा का दोस्त है आरोपी, ऐसा पुलिस का कहना है। आरोपी का उसके बच्ची के घर पर आना जाना भी था। पुलिस ने आरोपी के पास से 7 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो मूल रूप से हस्तिनापुर का रहने वाला ये आरोपी है, लेकिन जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया तो पुलिस को पहले से ही शक था कि कोई अपना करीबी ही होगा, जो कि देखिए मुठभेड़ के बाद ये तस्वीर भी सामने आई है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से। छात्रों के ड्रेस, स्वेटर्स। ठीक है प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। वहीं बुलंदशहर से भी बड़ी खबर। बुलंदशहर में लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। लेंटर गिरने से करीब 12 लोग मलबे के नीचे दबे। 2 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। 8 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। मकान के मलबे में अभी भी दबे परिवार के 2 लोग। राहत बचाव का कार्य जारी है। सीओ समेत कई टीमें मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य में जुटी हुई है। नरसेना थाना क्षेत्र के मवई में हुआ है हादसा। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया बाहर। मकान के मलबे में अभी भी दबे परिवार के 2 लोग। बुलंदशहर में लेंटर गिरने से बड़ा हादसा। राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी है। और आपको बताते चले कि 2 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। अशोक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बुलंदशहर से लाइव बने हुए हैं। अशोक, हम जानना चाहते हैं कि अभी तक 2 लोगों के मृत्यु की खबर सामने आई है। रेस्क्यू का कार्य पूरा हो चुका है, सभी लोगों को अब क्या सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है? बिल्कुल, आपको बता देर रात ये हादसा था 41 मिनट बुलंदशहर नरसाना थाना क्षेत्र मवई में हुआ था। रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है प्रशासन की टीम ने, एनडीआरएफ की टीम ने। और इसमें अपडेट आपको बताता हूँ कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 लोगों का इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। सभी लोगों को घायल अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और खुद मुख्यमंत्री ने इसका न्यूज़ वन इंडिया की खबर का संज्ञान लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा है। जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। उन्हें हादसे का बारीकी से परिवार वालों से उनसे बात की है और मृतक को मुख्यमंत्री की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से करीबन 4 लाख रुपए का मुआवजे का घोषणा की है। और पूरे परिवार के साथ प्रशासन के लोग खड़े हैं और राहत बचाव के लिए जो भी प्रशासन की तरफ से इलाज किया जाएगा उसका सुनिश्चित इलाज करने का भी सीएम योगी ने आदेश दिया है। खुद डीएम पहुंचे हैं। डीएम पहुंचने के बाद में परिवार वालों से बातचीत की है। सीपी सिंह जिलाधिकारी ने खुद उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने खुद घोषणा की है 4 लाख रुपए की मुआवजे की। खुद मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया और ये बड़ा हादसा था। करीबन अभी भी जो 8 लोग हैं वो भी करीबन 3 से 4 लोग अभी भी जूझ रहे हैं और बड़ा हादसा हुआ है। इसमें 3 से 4 लोग अभी भी जूझ रहे हैं, उनका भी हर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अपडेट यह है, रेस्क्यू पूरा हो चुका है। घटनास्थल पर बारीकी से खुद जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर हैं। उन्होंने खुद जायजा लिया पूरी घटना का। जी
अशोक, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि देखिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार जारी है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग इस लेंटर गिरने की वजह से इसके मलबे के नीचे दबे हैं, क्या वो लोग इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूर थे या फिर कौन लोग थे, कहाँ से वो लोग आते थे? बिल्कुल आपको बता दूं कि ये कल लेंटर डलकर निपटा था। परिवार के ही और रिश्तेदार उनके लोग बताए जा रहे हैं। नोएडा और बुलंदशहर के लोग हैं। वो गांव के ही परिवार के सदस्य थे। निर्माणाधीन पूरा होने के बाद में सब लोग खाना खाने के बाद में सोए हुए थे। हादसे की वजह ये बताई जा रही कि पिलर नहीं था। पिलर नहीं होने के कारण ये लेंटर नीचे गिर गया और जिसमें सभी लोग लेंटर के नीचे दब गए थे। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने कुछ लोगों को तो मौके से बचा लिया गया। पुलिस अधिकारी 1 घंटे के बाद में वहां पहुंचते हैं। रेस्क्यू किया जाता है। रेस्क्यू में करीबन 8 लोगों को बचाया जाता है। सब परिवार और रिश्तेदार के ही लोग थे और इनका खुद का मकान बन रहा था। निर्माण मजदूर नहीं थे, परिवार के ही लोग थे, मालिक थे, वो खुद दबे थे। इसमें करीबन दबने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 लोग अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब देखना यह होगा, जो 3 लोग अभी भी सीरियस बताए जा रहे हैं उनका हर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया। ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली खबर बता रहे छात्रों के ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग के लिए जारी होगी धनराशि। प्रति छात्र छात्राओं को 1200 रुपए की धनराशि जारी की जाएगी। छात्रों के अभिभावक के बैंक खातों में भेजी जाएगी धनराशि। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे धनराशि करेंगे ट्रांसफर और लोक भवन सभागार में 11 बजे कार्यक्रम का होगा आयोजन। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे धनराशि करेंगे ट्रांसफर और 11 बजे कार्यक्रम रहेगा लोक भवन सभागार में। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि जरूरतमंद बच्चों को स्कूल की ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग के लिए धनराशि मुहैया कराई जाएगी और ये एक बड़ा कदम है मौजूदा सरकार की ओर से। स्कंदिता हमारे साथ बनी हुई ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। स्कंदिता, 11 बजे कार्यक्रम ये होना है और छात्र छात्राओं के हित में बड़ा फैसला लिया गया है, वो भी उन छात्र छात्राओं के हित में जो कि जरूरतमंद है, जो कि अपने लिए स्कूल की ड्रेस नहीं खरीद सकते, स्कूल बैग और स्वेटर नहीं खरीद सकते। तो 11 बजे ये कार्यक्रम होगा। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार का एक नया कदम है और जिस तरीके से पहले आपको बता दें छात्र छात्राओं को स्कूल में ही स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग और स्वेटर्स वगैरह उनको दे दिए जाते थे, लेकिन अब एक नया पहल की है, नया कदम उठाया है उत्तर प्रदेश सरकार। छात्र छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खाते में 1200 रुपये की धनराशि ट्रांसफर करेगी और आज इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन रखा गया है। लोक भवन के सभागार में 11 बजे का पूरा कार्यक्रम है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सभी सरकारी छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खातों में वो 1200 रुपये की धनराशि ट्रांसफर करेंगे, जिससे वो अपने स्कूल के लिए स्कूल बैग हो गया, यूनिफॉर्म हो गई और तमाम जो चीज़ें जिनकी ज़रूरत है वो खरीद पाएँ। हालांकि पहले स्कूल की तरफ से ही दे दिया जाता था, लेकिन अब की बार ये चेंजेस हुए हैं। अभिभावकों के खातों में 1200 रुपये डाले जा रहे हैं। आपको बता दें ये सिर्फ उन अभिभावकों के लिए है जिन्होंने अपना बैंक खाता रजिस्टर करा रखा है, जो छात्र छात्राएं सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है और जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर रखा है, उन अभिभावकों के खातों में ये धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। 11 बजे से इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जितने भी अभिभावक हैं जिनके छात्र छात्राओं पर बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके खातों में ट्रांसफर करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार लोगों को भेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो या फिर वो बच्चे हो, सबके लिए एक नया कदम उठा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अभी हाल ही में उन्होंने तमाम एएनएम जो हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटे हैं और भी लोगों को, तमाम युवाओं को रोजगार देते बिल्कुल एक एक करके जो तमाम वायदे जनता से किए गए थे उनको भी पूरा करना है। साथ के साथ प्रदेश के जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी भी जरूरतों को पूरा करने का कार्य मुख्यमंत्री कर रहे हैं निश्चित तौर पर। ठीक है स्कंदिता, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। आगे बढ़ रहे 2024 चुनाव का समाजवादी पार्टी में बेसब्री से इंतजार। पिछड़ों के बाद अगड़ों पर समाजवादी पार्टी की है नजर और पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बाद अब अगड़ों को साधेगी समाजवादी पार्टी। पीडीए को उनके हक और अधिकार दिलाने की बात करती है समाजवादी पार्टी। पीडीए के बाद अब अगड़ों को भी साथ लेकर चलेगी समाजवादी पार्टी। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ को जोड़ने की तैयारी में जुटी हुई है सपा। मुहिम शुरू कर अगड़ों को साथ जोड़ेगी समाजवादी पार्टी। तो देखिए क्षत्रिय सम्मेलन का आयोजन कराएगी समाजवादी पार्टी और इसी के साथ साथ ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सपा महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह को सौंपी गई है।
और 23 जुलाई को लखनऊ में इंटौजा में होगा पहला क्षत्रिय सम्मेलन। अवध से लेकर के पूर्वांचल और पश्चिम में किए जाएंगे क्षत्रिय सम्मेलन। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और 2024 चुनाव का समाजवादी पार्टी में बेसब्री से इंतजार है। महज इंतजार ही नहीं, तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। स्कंदिता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बनी हुई है लखनऊ से। स्कंदिता, क्योंकि देखिए बीजेपी आगामी चुनावों को देखते हुए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी अब लग रहा है कि जो तैयारियों की जो गति है वो और ज्यादा तेज होनी चाहिए। इसलिए पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ अब जरूरी हो गया अगड़ों को भी अपने साथ लेकर के चलना। तो एक विशेष रणनीति बनाई जा रही है, इसके बारे में क्या है आपके पास जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जा सकता है। उसको लेकर भी अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने प्रशिक्षण शिविर किए थे, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं जो है एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि सब वर्ग को साथ लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चल रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने पीडीए वर्सेस एनडीए का फॉर्मूला भी दिया था, जिसको लेकर सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर, होर्डिंग बैनर भी लगाए गए थे, जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अब की बार पीडीए सरकार यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इन तीनों वर्गों को के हक की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही थी। कि उनका मानना था कि इन पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का हक जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मार रही है और उसको वो हक दिलाने का काम जो है समाजवादी पार्टी करेगी और उन तीनों वर्गों के जो है तीनों वर्गों की लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी लड़ेगी। लेकिन अब उनको समझ में आ गया है सिर्फ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक से काम नहीं चलेगा, अंगड़ों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। यानी कि दलित जो है उनके अलावा जो है क्षेत्र जितने भी क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, कश्यप हैं, इन वर्गों को भी साथ लेकर अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि साथ चले। इसको लेकर अब सम्मेलन कराए जाएंगे, चाहे वो अवध की बात की जाए, पूर्वांचल की बात की जाए, पश्चिम की बात की जाए, सभी जगह इन क्षत्रिय सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। और इसकी बागडोर जो है समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह को सौंपी गई है और सबसे पहला जो है क्षत्रिय सम्मेलन वो 23 जून को कराने जा रही है समाजवादी पार्टी। और ये पूरा सम्मेलन जो है 23 जून वाला ये लखनऊ के टौंजा में कराया जाएगा। जूही सिंह इसका नेतृत्व करेंगी। इसके अलावा तमाम जो सम्मेलन होने उनकी जिम्मेदारी जो है जूही सिंह को सौंपी हुई है, किस तरीके से कहाँ पर सम्मेलन कराने हैं। और अब समाजवादी पार्टी समझ गई है कि हर वर्ग को साथ लेकर चलना जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी बहुत ज्यादा मजबूती से अपना एक एक दांव चल रही है, वो प्रयास कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा जाता था कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं सपा के खेमे में जाता है या फिर कांग्रेस के खेमे में जाता है, लेकिन इस बार जो देखने को मिला वो ये था कि पूरा का पूरा डाइवर्जन हुआ है। मुस्लिम वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ट्रांसफर हुआ है और उनको पसमानदा समाज का काफी ज्यादा वोट मिला। तो उसको लेकर भी अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि MY फैक्टर तो उनका है ही है, उसके अलावा जो बाकी जातियां हैं उनको भी कैसे अपने साथ लाया जा सके। अगर अंगड़ों की बात की जाए तो इस बार जो नगर निकाय के चुनाव हुए थे उसमें भी अखिलेश यादव ने तमाम ऐसे ब्राह्मण वर्ग के लोग थे जिनको मेयर का टिकट दिया था, चुनाव में उतारा था। लखनऊ से खुद मेयर की उन्होंने मेयर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। तो कहीं ना कहीं सब वर्ग को साथ लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं। अब धीरे धीरे करके अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की राजनीति का मिजाज समझ आने लगा है, यूं माने। ठीक है स्कंदिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। मिशन 2024 को लेकर के कांग्रेस की भी तैयारी तेज है। लखनऊ पार्टी कार्यालय में आज कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। लखनऊ पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगेगा और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा होगी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि कैसे जनता के बीच में जाना है, कांग्रेस की बात करनी है और कांग्रेस की नीतियों को, रीतियों को पहुंचाना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ पार्टी कार्यालय में आज कार्यकर्ता होंगे इकट्ठा। लखनऊ पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का लगेगा जमावड़ा। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के नेता मंत्री भी लगातार किसी न किसी बहाने अपने संसदीय क्षेत्र समेत आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं।
सुल्तानपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कई कार्यक्रमों में शामिल हुई, वहीं अफसरों के फ्लीट से हटने पर भड़की। देखिए रिपोर्ट। चौबीस के चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसको लेकर जहां बीजेपी एक तरफ पूरी तरीके से एक्टिव है, वहीं केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी लगातार अमेठी के आसपास के जिलों का दौरा कर रही हैं। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सुल्तानपुर पहुंची और अमृत सरोवर का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन समारोह में सांसद स्मृति ईरानी ने क्षेत्रीय नागरिकों की जन समस्याओं का निस्तारण भी किया। भूमि पूजन समारोह में उमड़े जन समुदाय के बीच केंद्रीय मंत्री ने पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय रामसुंदर यादव के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। स्मृति ईरानी ने कहा कि पिछले 9 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति को उनका हक दिलाने का काम किया है। साथ ही स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों एवं मनरेगा मजदूरों से बातचीत कर उनका हाल भी जाना। इम्तिहान के बाद आरपी की पेंशन का रिजल्ट थोड़ा डिटेल ले लो। सरकार हम बात कर रहे हैं, हाँ तो उसको बता दीजिए। तो वहीं हलियापुर में आयोजित लोन मेले में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में ऋण का वितरण किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से लाभ देकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवा, बेरोजगारों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। समारोह में विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह, बल्दीराय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह, डीएम जसजीत कौर, उप जिलाधिकारी विदुषी सिंह, जिला विकास अधिकारी अजय पांडे, सीओ रमेश कुमार, कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह समेत सुल्तानपुर जिला प्रशासन के बड़ी संख्या में अधिकारीगण मौजूद रहे। साथ ही अवगत कराते चले कि सुल्तानपुर के मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक ने कहा कि 29 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले स्वर्गीय रामसुंदर यादव अमृत सरोवर के तट का सुंदरीकरण कर उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अमृत सरोवरों की खुदाई जेसीबी से किए जाने के सवाल पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ऐसे कार्य जहां पर खुदाई में मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, उसे श्रमदान घोषित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में बड़े स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। न्यूज वन इंडिया के लिए सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित शुक्र तीर्थ नगरी में पिछले लंबे समय से गंगा की धारा लाए जाने की मांग उठती आई है, जिसको लेकर के केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल लगातार इस मांग के लिए प्रयास करते आए हैं, जिसको लेकर के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिला कलेक्ट्रेट पर स्थित चौधरी चरण सिंह सभागार में एक प्रेस वार्ता कर शुक्र तीर्थ नगरी में 22 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे की जानकारी दी। इस दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि तीर्थ नगरी शुक्र तीर्थ में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही यहां गंगा की धारा लाने की घोषणा करेंगे। रायबरेली से अगली खबर बता रहे मंडलायुक्त की जनता दर्शन में आई महिला बेहोश हो गई। पति सास ससुर से है परेशान। पीड़िता रजिया बानो के बेहोश होने से हड़कंप मच गया। महिला पुलिस कर्मियों ने पीड़िता को पिलाया पानी। ससुरालियों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया गया। डी थाना क्षेत्र के प्रशेदपुर की रहने वाली पीड़िता बताई जा रही है। तस्वीरें देखिए रायबरेली से, जहां पर पीड़िता रजिया बानो के बेहोश होने से हड़कंप मच गया और वहां पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने रजिया बानो की सहायता की और ससुरालियों पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर लूट के बाद हत्या से हड़कंप। डॉक्टर के घर 25 लाख की लूट के बाद बेटी की हत्या की गई। घर में मौजूद 14 साल की बेटी की हत्या कर फरार हो गए। प्लाट बेचने के बाद मिले पैसे घर में रखे हुए थे। दुपट्टे से गला दबाकर की गई बेटी की हत्या। घर में अकेली थी 14 साल की मासूम बेटी। लूट और हत्या की वारदात से नोएडा में हड़कंप मच गया। इकोटेक थाने की सुतियाना गांव की घटना बताई जा रही है। और डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि उनके घर पे जब वो लोग गए तो देखा कि घर का पूरा सामान बिखरा हुआ है तथा हाल ही में
अपना इनके द्वारा फ्लैट बेचा गया था, जिसका लगभग 23.5 लाख रुपए और 1-1.5 लाख रुपए और इनके पड़े हुए थे। वो सारे पैसे गायब थे और सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। डॉक्टर साहब के द्वारा इनके गांव का ही रहने वाला इनका एक पूर्व परिचित है, जिसका इनके घर पे आना जाना था, उस पर इन्होंने शक जाहिर किया है। यह व्यक्ति आज भी इनकी पत्नी से इन लोगों के बारे में पूछ रहा था कि आप लोग कब घर जाओगे, कितने बजे घर जाओगे, घर में बच्ची अकेली है। इस तरह की बात प्रकाश में आई है। आगरा से अगली खबर आपको बता दें, पुलिस पर हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खनन माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया था। हमले में एक पुलिसकर्मी को गंभीर चोट आई थी। आगरा के थाना खैरागढ़ क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, पुलिस की बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं। खनन माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया था। हमले में एक पुलिसकर्मी को गंभीर चोट आई थी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, आगरा के थाना खैरागढ़ क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर जिले में पिछले कई वर्षों से जानी मानी लोहे की रिमझिम इस्पात फैक्ट्री चल रही है और इस्पात फैक्ट्री में बड़ी बड़ी भट्टी में लोहा गलाया जाता है। फैक्ट्री से बड़े पैमाने पर निकलने वाला केमिकल युक्त पानी फैक्ट्री के बाहर छोड़ा जा रहा है। केमिकल युक्त पानी से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, तो वही फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए बीमारियों को दावत दे रहा है। फैक्ट्री के आसपास खेती करने वाले किसानों का कहना है कि उनके साथ हमेशा ऐसा होता रहता है। कई बार शिकायत की लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। तो वही रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से भी लोगों को समस्या हो रही है। फैक्ट्री में चिमनी ना होने की वजह से लोहा गलाने पर निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में छा जाता है, जिससे स्थानीय लोगों में बीमारी होने का खतरा बढ़ रहा है। यमुना खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। यमुना का जल अब अपने किनारों को छोड़कर के मंदिरों और आश्रम तक पहुंच गया है। मंदिरों तक यमुना का पानी पहुंचा और मां यमुना का स्वागत किया। यमुना का जल सबसे पहले उस स्थान पर पहुंचा जहां भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नाता था। कालीदह पर यमुना का पानी 3 दिन पहले पहुंचा तो लोग कहने लगे कि यहां 45 वर्ष बाद यमुना का जल आया है। यमुना का जल प्रसिद्ध शक्तिपीठ कात्यायनी मंदिर तक पहुंचा। यहां यमुना का पानी मंदिर में 3 फीट से ज्यादा था और यहां यमुना 13 वर्ष बाद आई। यमुना में एक तरफ बाढ़ से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भक्त मां यमुना के इस स्वरूप की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। मां यमुना के प्रति आस्था जताने को भक्त वृंदावन के ज्ञान गुदड़ी पहुंचे। यहां यमुना जल पहुंचने पर पुलीन हुआ तो भक्तों ने मां यमुना की जय जयकार करते हुए डुबकी लगाई। फिलहाल तो यमुना मां की आरती की गई। साधु संतों ने भगवान को नाव में बैठाकर नौका विहार